नमस्कार दोस्तों। भारत में किसान आंदोलन इस समय जोरों पर है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसान भारत की सड़कों पर भारी मात्रा में जमा हो गए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, ये जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आज भारत की सड़कों पर हमें किसानों द्वारा देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन आज के 2 साल पहले भी किसानों द्वारा भारत की सड़कों पर किया गया था, जब 3 काले कानून जो किसानों के विरोध में थे, ये संसद में पास किए गए थे। किसानों के लंबे समय तक चल रहे इस विरोध के सामने अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ता है और ये काले कानूनों को वापस लेना पड़ता है। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह एक्ट कहता है कि अब किसान अपने फसलों को कहीं भी चाहे ई कॉमर्स के द्वारा बेच सकता है, खरीद सकता है, वो भी किसी रेट पर। किसानों का ये कहना होता है कि इसके बाद जो किसानों की मंडियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और किसानों की फसलों का रेट पूरी तरह से बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वही डिसाइड करेंगी। शुरू में तो ये रेट वो ठीक ठाक दे सकती हैं क्योंकि मंडियां उनके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये मंडियां समाप्त हो जाएंगी और किसानों का सीधे इन कंपनियों से ट्रेड होने लगेगा। बाद में ये कंपनियां उनको कहेंगी कि देखो, आपके पास तो अब कोई ऑप्शन है नहीं, आपकी मंडियां तो खत्म हो चुकी हैं और ये कंपनीज ही हैं जो आपको एक अच्छा रेट दे सकती हैं। वो रेट मंडी और किसान डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये उनकी फसलों का रेट ये बड़ी बड़ी कंपनियां डिसाइड करेंगी। यही कॉन्सेप्ट था, यही कहना था इन किसानों का जो इस एक्ट का पूरी तरह से विरोध करते हुए सड़कों पर खड़े थे। दोस्तों, एट लास्ट मोदी सरकार को इन किसानों की बात माननी पड़ती है और इस कानूनों को रद्द करना पड़ता है। इन सबकी किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, उन्होंने कानून को सस्पेंड किया। इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। इन सब इंसिडेंट से एक बात तो समझ में आती है कि मोदी सरकार ने इन कानूनों को बनाने से पहले न तो किसानों की राय ली थी और न ही ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को समझा था। और अगर समझा होता तो शायद ये बातें वो किसानों को समझाने में सक्सेस हो जाते। सपोज आपके गांव में या आपके घर के आसपास कोई एक घर है जिसको एक रास्ते की जरूरत है। अब आपके पास ये पावर है कि आप एक रास्ता उस घर के आसपास कहीं बना सकते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस घर के सदस्य से पूछो कि भाई आपके लिए रास्ता कहां से बेस्ट रहेगा, आपको किस रास्ते से आने जाने के लिए सुविधा होगी, और उस हिसाब से आप रास्ता बनाओगे। लेकिन अगर आप अपने मन से किसी भी तरफ घर की उल्टी दिशा में, जिधर उसका गेट खुलता है उसके अपोजिट कहीं रास्ता बना दो या कहीं दूर उस घर से एक रास्ता बना दो, फिर जब उस घर के लोग वहां पर आकर के कहें कि भाई ये आपने गलत कर दिया, तो आप कहो कि देखो, हमने तो कानून बना दिया है, अब आप जानो, अगर आप इसका प्रदर्शन करोगे तो हम आप पर आंसू गैस के गोले मारेंगे, रबड़ की गोलियां मारेंगे। कुछ ऐसे ही आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाते हैं ये उनसे पूछते भी नहीं है। हाल ही में ऐसे ही इन्होंने अग्निवीर स्कीम को निकाला बिना युवाओं के एक ग्रुप से पूछे हुए, बिना छात्र संघ के अध्यक्षों की किसी बैठक के। देश के युवाओं के लिए रोजगार बना रहे हैं, जहां एक परमानेंट जॉब को इन्होंने 4 साल के लिए टेम्परेरी कर दिया। और ऐसे बहुत से कानून ये लाए हैं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें इन्होंने ये कानून जिसके लिए लाए हैं उनसे एक बार पूछा भी नहीं है। बाद में जब विरोध प्रदर्शन हुए तो उनको वापस ले लिया। टॉपिक पर अब आते हैं। इन 3 काले कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों की एक डिमांड पहले से ही चली आ रही थी, वो थी एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। सपोज पार्ले जी जो एक बिस्किट बनाने की कंपनी है, ये एक बिस्किट बनाती है जिसका प्राइस 5 रुपए रखती है। ये बिस्किट आप चाहे उस कंपनी के जस्ट बाहर खुली हुई एक दुकान से खरीदिए या किसी भारत के दूसरे कोने से, आप उसे जम्मू कश्मीर से खरीदे या कन्याकुमारी से, राजस्थान से खरीदे या असम से, पूरे भारत में उसका प्राइस एक ही है और वो है 5 रुपए। क्या किसानों के लिए ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो उनको एक रिलायबिलिटी दे उनकी फसलों के लिए, ताकि उनसे मनमानी रेट न लिया जा सके, उनके साथ अन्याय ना हो सके। किसानों का कुछ ऐसा ही कहना है, उनकी जो फसलें हैं उन पर गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करे, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और यही एमएसपी है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट एक कानून बनाए
जिसमें वो ये फिक्स करे, जिसमें ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इस फसल का क्या रेट होगा। अगर अभी के हम नियम को देखें तो गवर्नमेंट लगभग 23 फसलों पर एमएसपी फिक्स कर चुकी है। किसानों का कहना है कि भाई आपने 23 फसलों पर ही क्यों किया? हम तो बहुत सारी फसलें उगाते हैं, किसी का खेत अगर गन्ने के लिए फिट है तो वो गन्ना उगाएगा, अगर किसी का किसी दूसरी फसल के लिए है तो दूसरा उगाएगा। तो क्या उस दूसरी वाली फसल पर एमएसपी नहीं मिलना चाहिए? इसमें उसकी क्या गलती है? किसानों का कहना है कि एमएसपी भारत में उगाई जाने वाली लगभग हर फसलों पर दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इन बातों को मानने से इनकार कर रही है। सरकार अपने अलग अलग तर्कों को देती है। वो कहती है कि एमएसपी को हर जगह लागू करना अभी पॉसिबल नहीं है। किसानों को कहना है कि आप इस पर एक कानून बनाएं। एमएसपी समेत और बहुत सारी इन किसानों की डिमांड्स हैं, जिसमें जो सरकार के सामने लेकर खड़े हुए हैं। दो किसान संगठन, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 8 फरवरी और 12 फरवरी को इस आंदोलन को शुरू करने से पहले 2 बार बात की, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे। इन बैठकों में किसानों ने एमएसपी समेत कई सारी मांगों को सरकार के सामने रखा, लेकिन सरकार ने इन पर कोई सहमति नहीं जताई और अंततः इन किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और 13 फरवरी को भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने का आह्वान किया। इन किसानों को रोकने के लिए दोस्तों भारी मात्रा में केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट पुलिस को बॉर्डर पर लगा दिया। इन किसानों को पंजाब बॉर्डर पर रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई। रोडों पर भारी मात्रा में कीलें लगा दी गई, कटीले तार लगा दिए गए, सीमेंट के ब्लॉक्स लगा दिए गए, आंसू गैस के गोले तक इन पे छोड़ना शुरू हो गए। दोस्तों आपको बता दूं, देखने से भले ही आपको इंडिया चाइना का बॉर्डर लग रहा हो जहां पर भारी मात्रा में फेंसिंग होती है, लेकिन दरअसल ये हमारे देश का ही पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर था। ये सब एक ऐसे देश में हो रहा था जिसकी पहचान दुनिया में कृषि प्रधान देश के रूप में की जाती है। दोस्तों, किसान को हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अफसोस आज किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के रबड़ की गोलियों को भी खाना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोलों को भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। किसान किसी देश का अन्नदाता होता है और उसके जहां सरकार को समय समय पर फूल की बारिश करनी चाहिए, वहीं पर फूल की बारिश तो छोड़िए, मोदी सरकार ने उन पर अपनी ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हरियाणा पंजाब बॉर्डर एक वॉर फील्ड जैसा क्रिएट हो गया। 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। 7 जिलों में इंटरनेट फैसिलिटीज को ब्लॉक कर दिया गया ताकि वहां के वीडियो सोशल मीडिया और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से वायरल न होने पाए। वाटर कैनन से जबरदस्त इन किसानों पर पानी की बौछार मारी गई ताकि ये आगे न बढ़ने पाए। दोस्तों, आज भले ही देश के किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हों नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, दोस्तों नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के ये वो किसान हैं जिन्होंने साल 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उस समय अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी कि अगर युद्ध नहीं बंद किया जाएगा तो हम गेहूं की सप्लाई बंद कर देंगे। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली से ये आह्वान किया देश के किसानों को कि आप भारी मात्रा में गेहूं की खेती करें ताकि देश में और देश की सेना को गेहूं की सप्लाई में कोई कमी न पड़ने पाए। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। दोस्तों, यही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जी जान से मेहनत की थी और
और अमेरिका के गेहूं न देने के बाद भी हमारे देश में कोई खास गेहूं की कमी नहीं होने पाई थी। दोस्तों, उस समय भारत की जनता ने कभी सोचा भी नहीं था कि देश की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान देने वाले भारत के किसानों पर ही एक दिन भारत सरकार आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां दागना शुरू कर देगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसान संगठनों का कहना है कि लगभग 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन में हो चुकी है साल 2020 से अभी तक के, अगर हम आंकड़ों को देखें। कड़ाके की ठंड से मरते हैं, कुछ निमोनिया से मरते हैं, कुछ बीमारियों से मरते हैं, तो कुछ सदमे में मर जाते हैं। कुछ किसान आत्महत्या करते हैं तो कुछ खाने के लिए ही भूखों मर जा रहे हैं। किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी नीतियों को समझने और समझाने के रोल में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन अफसोस, किसानों की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करने वाली मीडिया अब अपना काम छोड़ करके ये दिखा रही है कि ये देखो किसान, इनके पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ये भला किसान कैसे हो सकते हैं। ये देखो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लेकर चलने वाले लोग, ये भला किसान कैसे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी धमकियां देने वाले आंदोलन को आप किसानों का आंदोलन नहीं कह सकते। इस आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से, इसी मीडिया के माध्यम से उनको नक्सली बोला जाता है। तो बड़ी ही बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज, आर भारत, आर भारत, आर भारत, आर भारत, आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं टिकैत, उनको बुरा भला बोल रहा था। और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं। जितना भी आपको अगर बोलना है आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आप बोलिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा, लूंगी ना, क्यों चाहिए मुझे? मेरा लो ना, मैं मेरा भी आपकी, आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो, ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो, आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो। चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो, आप भी चिल्ला चिल्ला कर, आप भी चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं। आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज, आपका जी न्यूज मैडम, जी न्यूज, आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है। मोदी मीडिया मुर्दाबाद। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है, ये क्या दिखा रखा है? ऊपर देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इस पे? क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? आप चिल्ला नहीं सकते, ऐसा नहीं दिखा आप उस पर चिल्ला नहीं सकते, आप चैनल वाले, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद, अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। देश के कुछ उन चुनिंदा सरकार की गोद में बैठे हुए इन मीडिया के चैनलों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि किसानों के पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर कहां से आ गए, तो इंग्लैंड में आप जाइए और वहां के फार्म हाउसों में देखिए कि हेलीकॉप्टर भी हैं किसानों के पास। अमेरिका जाइए और वहां के किसानों को देखिए कि वो प्राइवेट प्लेन से चलते हैं अपने। क्या हमारे देश के किसानों के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ तो लोगों को घबराहट होने लगती है जब किसानों के पास भारी मात्रा में ट्रैक्टर्स आ जा रहे हैं, जेसीबी मशीनें आ जा रही हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आ जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में बने कई क्रिकेट स्टेडियम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट से मांगा था, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था कि हम इन स्टेडियम्स को टेम्परेरी जेल बनाना चाहते हैं। जो किसान पंजाब से दिल्ली आना चाहते हैं, हम उनको रोकेंगे और अगर नहीं रुकेंगे तो उनको पकड़ के हम जेल में डाल देंगे। और वो जेल, अब इतनी जेलें तो गवर्नमेंट के पास है भी नहीं जितनी भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं, तो इसलिए वो स्टेडियम्स को टेम्परेरी जेल बनाना चाहते थे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इनको साफ इनकार कर दिया कि वो देश के किसानों को उनके हक की लड़ाई के लिए जेल में डालने के समर्थक नहीं है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करें, उनके मुद्दों को समझें और इसको जल्द से जल्द सुलझाएं। दोस्तों, इसमें कई किसानों के ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया है, यानी गवर्नमेंट उन पर सस्पेक्टेड है कि ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। गजब का एडमिनिस्ट्रेशन है। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली ये मोदी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के ही एक सांसद जिनका नाम अजय कुमार मिश्रा है, उनके बेटे
इसी किसानों के एक ग्रुप के ऊपर अपनी फॉर्च्यूनर और थार को चला करके 8 किसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो खुलेआम कई दिनों तक घूमते हैं। जब इस मामले को हाईलाइट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, ये घटनाएं हमारे देश से बाहर नहीं बल्कि इस डबल इंजन सरकार का दावा करने वाली भाजपा गवर्नमेंट के ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की ही एक घटना है। साल 2021 में भाजपा गवर्नमेंट के एक सांसद अजय कुमार मिश्रा एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाते हैं जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन होता है और वो काले झंडे भी दिखाते हैं। उन काले झंडों को देख करके भाजपा के ये सांसद उनको कहते हैं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम तुमको 1 मिनटों में सुधार देंगे। किसान अपना विरोध जारी रखते हैं और कुछ दिनों बाद किसानों की एक ओपन मार्च जो रोड पे चल रहा होता है, उस पर अजय कुमार मिश्रा जो सांसद हैं, इनके बेटे आशीष मिश्रा अपनी फॉर्च्यूनर और थार कार को चला करके 8 किसानों को मौत के घाट उतार देते हैं। किसान संगठनों के द्वारा भाजपा सरकार में कार्यरत इस मंत्री को तत्काल पद से निकालने की मांग भी उठती है, लेकिन अफसोस अजय कुमार मिश्रा नाम के ये सांसद महोदय आज भी भाजपा गवर्नमेंट के गृह राज्य मंत्री के रूप में तैनात है। ये देश की सेवा कर रहे हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के 385 एमपीज में से 139 एमपी ऐसे हैं जिन्होंने ये सेल्फ डिक्लेयर किया है कि उनके अगेंस्ट ढेरों क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और इन एमपीज में बृजभूषण शरण सिंह टॉप पर हैं जिनके अगेंस्ट 38 क्रिमिनल केसेस अभी चल रहे हैं। ये वही बृजभूषण सिंह हैं जिनके पद को हटाने को लेकर के कई सारे खिलाड़ियों ने अपनी मेडल्स वापस किए थे। दोस्तों, आज स्थिति ये है कि लगभग 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत के बाद देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है उन किसानों को संबोधित करने के लिए। और अब इन किसान आंदोलन को साइड कर दीजिए, साल 2014 से लेकर के आज 2024 आ चुका है, यानी लगभग 10 साल की इस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी अपोजिशन पार्टी का सपोर्टर है या उसका मेंबर है जो इस तरह की बातें कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से न तो जुड़ा हुआ हूं और न ही उसका सपोर्टर हूं, लेकिन हाँ, जो पावर में रहता है, जिसकी सरकार रहती है और जो देश की नीतियां बनाता है, एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन नीतियों का डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूं। मैं समझूं कि आज जो ये प्रोपेगेंडा देश में फैलाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। राम राज का नाम लेकर के लोगों को इमोशनली उनके वोट को लेने वाले देश की इस प्रशासन व्यवस्था को जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, मैं ऐसे ही इनकी आलोचना करता रहूंगा। ये आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं कि पॉपुलर मीडिया चैनल्स अब किस तरह से पब्लिक के जनरल मुद्दों से हट करके रिलीजियस फैक्ट्स पर अपने डिबेट्स रख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाना, मुद्दों से भटकाना इन चैनलों के लिए आम बात हो गई है। आज आप किसी भी इंडियन न्यूज चैनल को खोलकर देखें, शायद ही वो सरकार की किन्हीं चीजों को खुलकर विरोध करेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो बड़े लंबे समय तक मैदान में टिकने के खिलाड़ी नहीं है। हाल ही में सरकार ने एक ब्रॉडकास्टिंग बिल इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक के ओपिनियन के लिए। हालांकि अभी तक ये बिल संसद में आया नहीं है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको पब्लिकली रख दिया गया है। इस बिल में कहा गया है कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों के बारे में कहते हैं और सरकार के किसी अधिकारी को ये लगता है कि आपने गलत बोला है, तो वो बिना किसी वारंट के आपके घर में आकर के आपका कैमरा, मोबाइल फोन, जो भी लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो उसको उठा सकता है। क्या ऐसे ही रामराज की कल्पना की थी भारतवासियों ने? शायद नहीं। और इनफैक्ट रामराज तो ये कहता है कि देश का हर प्राणी सुखी रहे, देश का हर प्राणी समृद्ध रहे, अपनी बातों को खुलकर रखे। राजा और प्रजा का संबंध परिवार जैसा होना चाहिए, न कि एक तानाशाह जैसा। ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में हम अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।